हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा जो कि आपकी अगस्त में लास्ट में होने वाली है, बट अभी इसका कोई क्लियर नहीं है कि कब होगी। क्लियर ये है कि वो सितंबर में जा सकती है, क्योंकि अभी इसके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट भी इसमें बढ़ा दी गई है। ठीक है, क्योंकि कुछ डीएड और बीएड वालों के जो हैं रिजल्ट आने बाकी हैं, इस वजह से ईएसबी के द्वारा नोटिफिकेशन नया जारी किया है, जिसमें मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है। तो आप जाकर मेरे चैनल पे वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि कितने तक डेट बढ़ी है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं मानव शरीर, प्रजनन और तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन और रक्त समूह से रिलेटेड एमसीक्यूज और इसकी व्याख्या सहित हम एमसीक्यूज करेंगे। कुल 200 प्रश्न हैं जो हम करेंगे, पर अभी आज की क्लास में देखते हैं कितने प्रश्नों को हम कवर कर पाते हैं। तो चलिए, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट को पचाना, पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, या फिर पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, या प्रोटीन को पचाना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पानी और लवणों को अवशोषित करके बिना पचे भोजन को बाहर निकालना बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अगला जो हमारा इसकी व्याख्या है वो भी पढ़ लेते हैं। बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन जिसे इंग्लिश में कहते हैं का मुख्य कार्य होता है पचे भोजन को से जो है पानी और लवण को अवशोषित करती है, और इसके बाद बिना पचा भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में, और पेट में होता है, ना कि बड़ी आंत में। तो इसको आप ध्यान रखना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, रक्त वाहिकाओं में संकुचन एवं प्रसार का कारण है। ऑप्शन है कंकाल पेशियां, रेखित पेशियां, चिकनी पेशियां, या कार्डियक पेशियां। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चिकनी पेशियां। रक्त वाहिकाओं के संकुचन और प्रसार का कारण है। ठीक है, चिकनी पेशियां। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रक्त वाहिकाओं, धमनियों और शिराओं की दीवारों में चिकनी पेशियों को जो होती हैं, जो अनैच्छिक रूप से कार्य करती हैं, ये पेशियों में रक्त वाहिकाओं के संकुचन यानी कि वासो कॉन्स्ट्रिक्शन के और प्रसार वासो डायलेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो रक्त प्रवाह और दबाव को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। तो सीधी रेखा में चलना तथा साइकिल चलाना कुछ गतिविधियां हैं जो मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण संभव है। इस हिस्से का सही स्थान एवं नाम चुनिए। तो स्थान लिखा हुआ है और नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन में है अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मेडुला ऑब्लांगेटा, और पश्च मस्तिष्क यानी कि अचेतक जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क। ठीक है, द ऑप्शन सही हो जाएगा। किस तरह से, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अनुमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम कहते हैं, जो पश्च मस्तिष्क में होता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क में होता है, और संतुलन और समन्वय जैसे चलना और साइकिल चलाना इनके चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2 और 5। तो इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, भाग होते हैं 4 हृदय के। किस तरह से, देख लिए व्याख्या। सामान्य मानव में क्या होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कौन से? 2 आर्टरी होती हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, यानी कि आलंद और निलय। यह हृदय की संरचना का मूलभूत हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा द ऑप्शन आ ऑप्शन सही हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 198, 206, 318 या 128। तो वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां होती हैं, या हड्डियां जिन्हें कहते हैं। तो इसकी व्याख्या किस तरह से, एक वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं, यह मानक संख्या है जो कंकाल तंत्र को बनाती है। ठीक है, इसी से हमारा कंकाल तंत्र इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या है सुमेलित कीजिए। 1 में है ग्रंथि, 2 में है जो कहाँ स्थित होती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वो कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि होती है हमारी गर्दन में। और एड्रिनल होती है
जो वृक्क में होती है और थाइमस होती है छाती में। तो डी का 4, सी का 1, तो ये ऑप्शन आ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस पे सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाँ, व्याख्या की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले स्पष्ट कर दिया कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है। मानव जो सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश केंद्र होता है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन है रेटिना दृष्टि पटल जिसे कहते हैं, आइरिस परितारिका, या लेंस, या पुतली। तो इनमें से जो सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश केंद्रित होता है कहाँ होता है, वो होता है रेटिना दृष्टि पटल पे। तो इसकी हम व्याख्या शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखी हुई है हर एक की, ताकि आपको प्रश्न अच्छे से क्लियर हो। मानव नेत्र में प्रकाश लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना दृष्टि पटल पर केंद्रित होता है जहां छवि बनती है। ठीक है, आयरिस, पुतली और लेंस की अपनी भूमिकाएं होती है, लेकिन केंद्रण रेटिना पर होता है। ठीक है, जो हमारा केंद्र होता है वो प्रकाश का वो रेटिना पर होता है। अगला प्रश्न है, वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावन करती है और इंसुलिन के लगातार कम स्रावन से जो है थायराइड हो जाता है, तो कौन सी है? ऑप्शन है पिट्यूटरी प्यूस, मधुमेह, अग्नाशय मधुमेह, थायराइड गाइड, एंड गठिया अग्नाशय गाइड। तो यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा अग्नाशय मधुमेह। ठीक है, तो अग्नाशय मधुमेह लगातार वह ग्रंथि जो इंसुलिन का श्रवण करती है। ठीक है, तो ये कहाँ होती है या फिर इससे क्या हो जाता है? तो वैसे थायराइड ग्लैंड जो होती है वो गले में होती है, पर इसका देख लेते हैं। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय पेनक्रियाज ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें अग्नाशय इसलिए लिखा हुआ है। और इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जो शुगर है वो लेवल बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह डायबिटीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, उसे ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, या मध्य मस्तिष्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुमस्तिष्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनुमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम कहते हैं, शरीर की संतुलन और समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जब हार्मोन एड्रेनालिन स्रावित होता है तब क्या होता है? ऑप्शन है श्वसन दर कम हो जाती है, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है, या फिर हृदय धीरे धड़कता है, या कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर है पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। ठीक है, जब अनुमस्तिष्क जो हार्मोन एड्रेनालिन स्रावित होता है तब। ठीक है, तो इसकी व्याख्या किस तरह से है देख लेते हैं। एड्रिनल एक हार्मोन है जो तनाव या लड़ो या भागो, यानी कि फाइट और फ्लाइट स्थिति में स्रावित होता है। पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर का प्रभाव कम हो जाता है क्योंकि शरीर रक्त को महत्वपूर्ण अंगों हृदय, मस्तिष्क और कंकाल पेशियों की ओर निर्देशित करता है। ठीक है, ये इसका कारण है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो रक्त प्लाज्मा होता है उसका क्या कार्य है? तो इसके अनुसार होगा कोशिकाएं इसमें निलंबित होती हैं। ठीक है, पहले का जो हमारा आंसर है वो पहला ही है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से आवंटित होकर इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। ठीक है, तो दूसरे का जो बी का है वो दूसरा ही सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है रोगाणुओं से लड़ना। ठीक है, यानी कि सी का 4th हो गया। अब प्लेटलेट्स करती हैं थक का निर्माण, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो बी है वो सही दिख रहा है। ठीक है, डी का 3rd, सी का 4 और क्या बोलते ए का 1st, बी का 1st, तो हाँ बा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य की आहार नाल में होते हैं। तो मनुष्य की आहार नाल में क्या होता है? ग्रसनी, आमाशय, यकृत, आंत, या मलाशय। तो मनुष्य की आहार नाल में होते हैं वो होते हैं
ऑप्शन नंबर हमारा केवल जो विकल्प हैं उनमें से उत्तर चुनना है। केवल ए बी और डी, या ए बी सी और डी, या ए बी डी और ई, या फिर केवल बी सी डी और ई। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है वो है डी, सा, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रसनी होती है आहार नाल में, ठीक है, आमाशय होता है, ठीक है, जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया है, वो ग्रसनी होती है, आमाशय होता है, आंत का भी कार्य होता है, और फिर मलाशय, मल के द्वारा वो बाहर निकलता है बचा हुआ अपशिष्ट। तो इस तरह से हमारा सा ऑप्शन सही होगा। अब देख लेते हैं व्याख्या। क्यों? क्योंकि आहार नाल वह मार्ग है जिसमें भोजन मुंह से मल द्वार तक जाता है। इसमें ग्रसनी यानी कि गला, आमाशय, पेट, आंत, छोटी और बड़ी आंत और मलाशय शामिल है। यकृत, लीवर जो है आहार नाल का हिस्सा नहीं है, यह पाचन में सहायक अंग है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। 13 आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? तो कितनी बार 1 मिनट में? ऑप्शन है 19 से 20, 9 से 11, 32 से 34, या 15 से 18। तो एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार जो है सांस लेता या छोड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर द ऑप्शन सही होगा। व्याख्या है, एक औसत वयस्क 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है और प्रति बच्चा जो है प्रति मिनट 20 से 30 बार सांस ले सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट थोड़ा हमारा यहाँ पे 15-18 था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है कहाँ पे? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि में, या फिर यकृत, लीवर में, अग्नाशय, पैनक्रियाज, या पित्ताशय, गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं। तो इंसुलिन का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, ये पूछा है। तो ये होता है पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। ठीक है, क्यों? इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को बीटा कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीटा कोशिकाएं। और ये लैंगरहंस के आइलेट्स में स्थित होती हैं, जो अग्नाशय के भीतर संरचनाओं का एक समूह होता है। इंसुलिन शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करने में मदद करता है और रक्त से ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, या भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना, या वातावरण ऊतकों के बीच ओ और सीओ यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना, या हार्मोनों का परिवहन। तो इनमें से जो रक्त का कार्य नहीं है वो बताना है, वो है हमारा भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना। तो इसका ये कार्य नहीं है। व्याख्या, रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, हार्मोनों को ले जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने के लिए गुर्दों तक पहुंचाता है। लेकिन एंजाइम उत्पन्न करना पाचन तंत्र जैसे अग्नाशय का कार्य है, रक्त का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूरोग्लिना व न्यूरॉन में अंतर है? क्या है इसमें? नाभिक की अनुपस्थिति का, प्रबंधों की अनुपस्थिति का, साइटोन की अनुपस्थिति का, या फिर निशल कणों की अनुपस्थिति का। तो न्यूरोग्लिना वो जो न्यूरॉन है उसमें क्या अंतर है? तो यहाँ पे इसमें अंतर होता है निशल कणों की अनुपस्थिति का। ठीक है, तो द ऑप्शन से हो जाएगा। इसको समझने के लिए व्याख्या पढ़ते हैं। न्यूरॉन एक एक तंत्रिका तंत्र होती है, जो मूलभूत इकाई होती है न्यूरॉन किसकी? तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की, और विद्युत संकेतों यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का संचालन करती है। न्यूरॉन में निशल कण यानी निशल बॉडीज पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। न्यूरोग्लिया जो है ये सहायक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं जो न्यूरॉन्स को पोषण और संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। इन कोशिकाओं में निशल कण अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? निशल कण अनुपस्थित पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान दीजिए। क्रमशः 21% और 0.4%, या फिर 0.04% और 21%, या फिर क्रमशः 16.4% या 4.4% और 4.4 या 16.4%। तो इनमें से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है वो मात्रा होती है 21% ऑक्सीजन और 0.04% और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा
लिया और बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18। संयोजी ऊतकों के उदाहरण हैं, क्या है? रक्त, अस्थि, एपिथीलियम या हृदय पेशी। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। आंसर हमारा इनमें से हो जाएगा, संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं, यानी कि सीधा सीधा ये बताना है, तो होते हैं रक्त और अस्थि। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी आ जाएगा, आंसर हमारा सही हो जाएगा ए और बी। रक्त अस्थि संयोजी ऊतकों के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, पहले इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। ऊतक जो है किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और वे एक विशेष कार्य करती हों। तो संयोजी ऊतक जो शरीर के 4 ऊतक प्रकारों में से हैं, जिनमें उपकला, मांसपेशी और तंत्रिका ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ते हैं, जैसे रक्त और अस्थि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, एपिथीलियम और एक उपकला ऊतक है, जिस जो एपिथीलियम सी ऑप्शन में है, एक उपकला ऊतक होता है, और हृदय पेशी जो है वो पेशी ऊतक है। संयोजी ऊतक हमारे होते हैं रक्त और अस्थि। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो ये सबको पता है कौन सा हार्मोन जो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, वो इंसुलिन है। ठीक है, व्याख्या, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए। मलाशय, ट्रेकिया, इसोफेगस, मूत्राशय और फेरिक्स। तो इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसमें से जो मलाशय है, इगोफेगस है और फेरिक्स है, ये मनुष्य पाचन तंत्रों के अंग हैं। ठीक है, तो इनमें से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी, डी और ई। ठीक है, बी, डी और ई। तो इसका आंसर जो है हमारा, सॉरी, हमने इसमें ये बताया है बी, डी और ए नहीं, ए और ये सी और ई। ठीक है, तो इसमें है वो ऑप्शन नंबर ए में, आ में। तो मलाशय, इसोफेगस और फेरिक्स, इनको याद रखना, पाचन तंत्र के अंग हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। पाचन तंत्र के अंग कौन से? मलाशय, रेक्टम जिसे बोलते हैं, इगोफेगस, फेरिक्स। ठीक है, ट्रेकिया जो श्वास नली श्वसन तंत्र का हिस्सा होती है, और मूत्राशय मूत्र तंत्र का हिस्सा होती है, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में दांतों का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? कृतक, अग्रचवर्णक, पाइलोरस और रदनक। तो मनुष्य के दांतों का एक प्रकार नहीं है, वो कौन सा है? पाइलोरस। ठीक है, किस तरह से? इसका आंसर हम देखते हैं। मनुष्य के दांतों के प्रकार होते हैं कृतक, अग्रचवर्णक और रदनक। पाइलोरस पेट का एक हिस्सा है, दांत का नहीं। ठीक है, पेट का निचला हिस्सा जो छोटी आंत से जुड़ता है उसे पाइलोरस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहक, वृषण, शुक्राशय, फेलोपियन नलिका। तो नर जनन तंत्र का भाग नहीं फेलोपियन नलिका, क्योंकि ये पुरुष का नहीं, स्त्री का जननांग होता है। फेलोपियन नलिका जो महिला जनन तंत्र का हिस्सा होती है, ना कि पुरुष का। ठीक है, पुरुष का शुक्रवाहक, वृषण और शुक्राशय पुरुष जनन तंत्र के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है 23वां, अभिकथन ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसीलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन या जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं नहीं होता है। तो कूट हमारा इनमें से कौन सा हो जाएगा? आ, ए, बी, सी, इनमें से हमें देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त के जो पहला हमारा कथन सही है। ठीक है, 23वें का जो ए बी रक्त समूह लोग सार्वभौम प्राप्त करता होता है ये, तो इसका ए कथन सही है, पर कारण है सही कि नहीं है, ये हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, कारण हमारा सही नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए सही है, परंतु आर गलत है, यानी कि कथन गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न, इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। एबी जो रक्त समूह के एबी रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि उनकी रक्त प्लाज्मा कोई एंटीबॉडी नहीं होती है जो अन्य रक्त समूह के आरबीसी जो है लाल रक्त कोशिकाओं के खिलाफ प्रतिक्रिया कर सके।
कारण ये गलत है, क्योंकि ए बी रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में दोनों प्रकार के एंटीजन ए और बी उपस्थित होते हैं, ना कि कोई एंटीजन नहीं होता है, जो जैसे कि कथन में दिया गया, तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो ग्रास नली की मांसपेशियों की प्रशेष गति, छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग, आहार नाल का अंतिम सिरा या आहार नाल का वह अग्रभाग, वह भाग जो मुंह के बाद आता है। तो 1 को दूसरे से मिलान करना है। तो ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा पहले में, आंसर हमारा हो जाएगा क्रमाकुंचन ही होगा। ठीक है, क्रमाकुंचन। और ये रहा पहले का, ये इससे मिलान करना है। ये सूची 1 है, सूची 2 है। फिर दूसरा है छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग। तो छोटी आंत का क्या होता है, सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा। ठीक है, तो पहले का सॉरी मुख गुहा जैसे नहीं, ग्रहणी होता है। ठीक है, ग्रहणी यानी कि ग्रहणी गला। फिर अगला आता है यहाँ पे आहार नाल का अंतिम सिरा। तो आहार नाल का अंतिम सिरा क्या होगा, मलाशय। फिर जो आहार नाल का वह अग्रभाग जो मुंह के बाद आता है, तो मुंह के बाद आता है मुख गुहा। ठीक है, तो हमारा डी का दूसरा, तो जहाँ पे डी का दूसरा होगा वो हमारा आंसर होगा। तो डी का दूसरा यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, आ ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, अगर आपको व्याख्या पढ़नी है तो आप व्याख्या देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी श्रावण करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है, वह है क्या है, वह लार ग्रंथि, अधिवृक्क, एडिनल या अग्नाशय पैनक्रियाज या लीवर। तो यहाँ पे जो है वो है अग्नाशय पैनक्रियाज। ठीक है, क्योंकि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागन और एंजाइम ट्रिप्सिन स्रावित करती है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, कुपिकाएं, एल्वियोली, मेड्यूला, कंठ, लैरिंग्स जिसे बोलते हैं, और श्वसनी। तो इसका भाग कौन सा नहीं है, वो है मेडुला, क्योंकि मेडुला मस्तिष्क का हिस्सा है जो श्वसन को नियंत्रित करता है, लेकिन श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो सबसे लंबा भाग कौन है, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत या आमाशय। तो छोटी आंत सबसे लंबी होती है हमारे मानव शरीर में, वही आंसर होगा। व्याख्या है, छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जहाँ पाचन और अवशोषण होता है। ठीक है, तो कितनी देर तक हमारे भोजन का पाचन और अवशोषण करती है। अगला प्रश्न है, उच्छ्वसन के दौरान पसलियां नीचे और बाहर की ओर गति करती हैं, ऊपर और अंदर की ओर गति करती हैं, नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं, ऊपर ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। तो ये हमारी पसलियां जो है वो नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं। क्यों, उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर पूर्व स्थित में आ जाता है, पूर्व स्थिति में। ठीक है, डायफ्राम जो है गुंबदाकार हो जाता है, इससे वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। ठीक है, फलस्वरूप फेफड़ों की वायु का बाहर निष्कासित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाए जाने वाले एक सूक्ष्म खनिज है, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन और मैग्नीशियम। तो ये सूक्ष्म पदार्थ होता है आयोडीन। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है और यह एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म खनिज होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त बिंबाणु जो जिसे थ्रोम्बोसाइट के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें। उनमें कोई केंद्रक नहीं होता, वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, इनमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं, पैदा करते हैं, या फिर वे प्रति एंटीजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन कौन सा सही हो जाएगा, रक्त बिंबाणु के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। ठीक है, वो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। ठीक है, ए बी डी, क्योंकि इसमें ये सही है, ये सही है, और वे रक्त के थक्के बनाते हैं, कोशिकाएं बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याख्या भी है, रक्त विमाणुओं में कोई केंद्रक नहीं होता, छोटे टुकड़े होते हैं और रक्त थक्के बनाने में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सुमेलित दूसरे से करना है। ठीक है, तो हमारे पहले हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा इस तरह से है, सोडियम जो है उसका किससे मिलान करेंगे, संतुलन बनाए रखने के लिए, कैल्शियम, हाँ, हड्डी तथा दांत के लिए। तो बी का थर्ड, यहाँ पे हमें पता चल गया। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन बनाने के लिए जरूर होता है, और आयरन होता है हीमोग्लोबिन के लिए। तो दूसरे का तीसरा, और सी का कौन सा,
पहला, तो सी का पहला कहाँ पर है, ये रहा सी का पहला, और बी का तीसरा ये रहा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ए का दूसरा, ठीक है, ये भी सही है, सोडियम संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, सोडियम या शरीर में द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कैल्शियम हड्डियों धातु को मजबूत करता है। लोहा जो है हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। आयोडीन थायरोसिन हार्मोन के निर्माण में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किंतु रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है, तो आंसर है हमारा रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है। देखिए टाइम मेरे पास अभी बहुत कम है, तो मैं जल्दी जल्दी इसके आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो केवल ए और ओ रक्त समूह ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो इसके जो व्याख्या है, व्यक्ति के रक्त में बी प्रतिरक्षी होने का अर्थ है कि वह बी एंटीजन के उपयुक्त रक्त नहीं ले सकता, इसलिए वह केवल ए जो बी एंटीजन नहीं रखता और जो कोई भी एंटीजन नहीं रखता रक्त समूह के रक्त को ही ग्रहण कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रुधिर समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में ए तथा बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो किस समूह के में पाए जाते हैं, वो है ए बी। ठीक है, इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 34वां, मानव समाष्टि में रुधिर समूह का एक उदाहरण है, तो रुधिर समूह का उदाहरण होता है सहप्रभाविता। ठीक है, यानी कि ए बी जीन जो सहप्रभाविता प्रदर्शित करती है, क्योंकि दोनों एक साथ व्यक्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव इंसुलिन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, तो मानव इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दो श्रृंखलाएं ए और बी श्रृंखलाएं होती हैं। दो श्रृंखलाएं ए और बाई श्रृंखलाएं होती हैं। प्राक हार्मोन यानी कि प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खंड टुकड़ा होता है। इसका आंसर देखिए, सही सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो है नीचे यहाँ पे विकल्पों में दिए गए होंगे। तो यहाँ पे ए बी हमारा ऑप्शन सही है। देखो ए बी सही है और हमारा डी सही है। ठीक है, तो इनमें से ए बी डी कहाँ है, ए बी डी सा ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा आंसर सा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं व्याख्या, मानव इंसुलिन दो छोटी पेप्टाइड, वही है आंसर। ठीक है, आप पढ़ लेना इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मानव में ओपियोड्स जो है हमारे रक्त में मौजूद विशिष्ट ओपियोड ग्रंथियों में जिसे रिसेप्टर्स से बन जाते हैं। श्वास नली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ दोनों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ दोनों। ठीक है, तो इनमें से अलग अलग कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जठरांत्र पथ दोनों जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, व्याख्या है जो है ओपियोड्स जो है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र तंत्र के ओपियोड्स रिसेप्टर से बनते हैं, तो दर्द निवारक व अन्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मुझे क्लास खत्म करने की जल्दी इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरी काम से जाना है। प्रश्न नंबर 37 है, वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया है, ठीक है, वह कौन से, कार्ल लैंडस्टीनर, एडमंड किंग, रिचर्ड ओवर लोअर और जीन बैप्टिस्टे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका आंसर कौन सा हो जाएगा, वो है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इन्होंने जो है रुधिर वर्गों को वर्गीकृत किया है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। 1901 में रुधिर समूह ए बी ओ की खोज की। आधुनिक चिकित्सा में अद्वितीय महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके दो सहभागी रहे, अल्फ्रेड वॉन और डेकास्टेलो। ठीक है, और एड्रियानो स्टुरली, जो 1902 में चौथे रक्त समूह ए बी की पहचान की। इस प्रकार रक्त प्रकार के बीच में संगतता को बदला स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, जबकि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। तो वो है जो ग्रहण कर सकता है ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव सबसे रक्त जो है ले सकता है और ओ पॉजिटिव सबको रक्त दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर सही हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर ए ओ माइनस होगा, ओ नेगेटिव, ए हो जाएगा ओ नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, जो सार्वभौमिक ग्राहता होता है और ए माइनस सार्वभौमिक दाता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है, मोतीझरा, क्षय, पीलिया या दस्त। तो क्या हो जाता है उससे, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने पर पीलिया हो जाता है। ठीक है, जो है बिलीरुबिन एक भूरे पीले रंग का द्रव्य होता है जो लीवर में पाया जाता है। रक्त में बिलीरुबिन के उच्च स्तर से पीलिया रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है, तो इसमें
कार्ल लैंडस्टीन ने विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जो है एबीओ रुधिर वर्गों कितने जीन प्रजनन जीनोटाइप संभव हैं? तो कितने जीनोटाइप संभव हैं इसके? वो हैं 6। ठीक है, 6 जीनोटाइप संभव हैं जो आपकी व्याख्या में यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त कथन 1 है, रक्त आधान ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचारित किया जाता है। दूसरा कथन है, पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टीन द्वारा किया गया था। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? कथन ए सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, आ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव दंत सूत्र क्या है? तो वो है 21-23 21-30। इसको याद रखना, 21-23 21-23। ठीक है, अगला प्रश्न है, एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? तो ये है बहु एलिन और सह प्रभाविता का, बहु एलिन और सह प्रभाविता का। अगला प्रश्न है, आरएच असंगतता एक अवस्था है जो विकसित होती है जब, कब विकसित होती है? इसका आंसर देख लेते हैं। वो होती है आरएच ऋणात्मक गर्भवती के गर्भ में जब आरएच धनात्मक रुधिर वाला शिशु हो। ठीक है, तब ये असंगतता विकसित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। आरएच असंगतता तब होती है जब आरएच माँ के शरीर में आरएच प्लस, आरएच नेगेटिव में आरएच प्लस शिशु के रक्त से एंटीबॉडी बनती है जो बाद में गर्भ में समस्या पैदा करती है। ठीक है, 46वां प्रश्न, प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्ध आयु कितनी होती है? तो प्लाज्मा में जो इंसुलिन की आयु होती है वो होती है 6 मिनट की। ठीक है, 6 मिनट बाद ये बनते बनते बिगड़ते रहते। दांत का एनेमल कैसे बनता है? तो दांत का एनेमल जो है बनता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट से एनेमल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के निलय की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव मस्तिष्क में जो है 4 निलय होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को इसमें मिलान करना है। तो जो है पहले का ए हो जाएगा इसका आंसर बी, ए एंटीबॉडी, बी होता है, बी का जो है बी को किससे मिलाएंगे हम? बी का बी सेकंड का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी ए। ठीक है, इनको ब्लड ग्रुप प्लाज्मा में एंटीबॉडीज देखना है। ठीक है, और ए बी का क्या हो जाएगा हमारा? ए बी का होता है ए और बी। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, ए बी का एंटीबॉडी नील हो जाएगा और ओ का ए बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का जो एंटीबॉडी है वो नील इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए में बी पाया जाता है, बी में ए पाया जाता है। ए बी नील होता है ओ में, क्योंकि ए बी सबसे ले सकता है, दे नहीं सकता, और ओ में होता है ए बी दोनों। ठीक है, तो ये सबको ब्लड दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये वाला सही हो जाएगा, दूसरा, सॉरी द ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा मानव श्वास लेता है। तो वो प्रक्रिया हम क्या कहेंगे उसको? श्वसन। ठीक है, श्वसन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव शरीर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो आपने आज के प्रश्नों में आई होप एंजॉय किया होगा, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले इन्हीं प्रश्नों के साथ, इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, आगे के प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।